हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग अपने मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक हम लोगों ने मंडे को डिस्कस किया था उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कल का जो टॉपिक आधा छूट गया था, ठीक है, कुछ चीज़ें उसकी रह गई हैं, जैसे कि आपका जो वाटरवेज हैं वो रह गए हैं, ठीक है, फिर रेलवे रह गया है और जो एयरवेज हैं वो रह गए हैं। तो इसकी हम लोग बात करेंगे सैटरडे को आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक लगेगा और उसको मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं मंडे के टॉपिक को, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत में जो क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी जो शुरुआत हो रही है, ठीक है। भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है तो उसका हम लोगों ने प्रथम चरण की बात की थी, ठीक है। इस जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसको भी हम लोग दो चरणों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो प्रथम चरण जिसमें आएगा आपका, जिसमें हम लोग बात करेंगे 1919 तक की या 1917 तक की घटनाओं को, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 1917 तक को काउंट किया जाता है, कहीं पे 1919 जालियांवाला बाग तक को उसमें काउंट किया जाता है। और फिर जो दूसरा उसका चरण आएगा वो हम लोग बात करेंगे जब महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके बाद, चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। और इससे क्या है कि जो क्रांतिकारी विचारधारा वाले जो थे उनका फिर से विश्वास उठ गया गांधी जी के ऊपर से भी, और उन्होंने फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों को दोबारा से करना प्रारंभ कर दिया। तो वो हो जाता है सेकेंड फेज का, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभी फर्स्ट फेज ही है। फर्स्ट फेज को हम लोग कंप्लीट करके आज ही हम लोग इसका सेकेंड फेज भी पढ़ लेंगे। और जो अगली जो क्लास आएगी उसमें हम लोग जो गांधीवादी काल है उसकी बात करेंगे। संगठित काल में हम लोगों ने 3 कालों में उसको बांट के पढ़ने की बात की थी। उदारवादी काल जिसमें कांग्रेस की स्थापना की बातें शामिल की गई थी, या फिर मदन मोहन मालवीय इनसे संबंधित, या फिर आपका रास बिहारी घोष, ये सब जो राजनेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह, ये सभी क्या है, ये सभी उदारवादी नेता कहलाते हैं। और जो क्रांतिकारी जो नेता हैं या फिर उग्रवादी दल के जो नेता हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे आपके लाल बाल पाल हो गए, या फिर जब सेकंड फेज की हम बात करेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, बिस्मिल, इन सब की हम लोग बात करेंगे उस समय पे। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। मैंने कहा था कि जो उग्रवादी जो आंदोलन है उसकी एक तो शुरुआत भारत में भी होती है, भारत में भी कुछ घटनाएं होती हैं, उनमें से कुछ घटनाओं की हम लोगों ने बात कर ली थी। बम्बई में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसके क्या प्रभाव रहे, क्या जो संगठनों का जो निर्माण हुआ था, कौन से संगठन थे, उन संगठनों ने क्या कार्य किए, यह हमने देखा। बंगाल की हमने घटना देखी, पंजाब की देखी, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि मद्रास के क्षेत्र में, आज हम लोग देखेंगे मद्रास के क्षेत्र में। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा अब अपनी जो क्लास है उसको भी थोड़ा सा मैं अलग तरीके से अब करूँगा आगे से, क्योंकि अभी क्या है कि 1 घंटे में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो नहीं पाता, क्योंकि मैं उसी समय लिखता भी हूँ, उसी समय आपको बताता भी हूँ। तो क्या है कि 1 घंटे में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो नहीं पाता, और जो हमें क्लासेस मिली हुई हैं वो भी बहुत लिमिटेड मिली हुई हैं। तो आज से मैंने थोड़ा सा कुछ सुधार किए हैं, जिसमें क्या है जो टॉपिक मुझे पढ़ाना होगा उस टॉपिक को मैं ऑलरेडी यहाँ पे पहले मेंशन कर दूंगा, ठीक है। सारा कुछ मैं लिख दूंगा, केवल यहाँ खड़े होकर के मैं उन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा, जिससे क्या है लिखने में जो समय वेस्ट हो रहा था वो समय वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और आपका जो एक घंटे 5 मिनट 10 मिनट का जो भी वीडियो है उसमें जो है आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, हमारा समय भी बचेगा। तो आज से थोड़ा सा चीज़ें मुझे भी इम्प्रूवमेंट करनी है। तो हम लोग देखें कि हम लोगों ने पंजाब, बम्बई और बंगाल के क्षेत्र में जो आंदोलन थे, जो संगठन जो बन रहे थे, और उन संगठनों के द्वारा की गई कार्रवाइयाँ और उनकी उपलब्धियों के बारे में हम लोगों ने बात करी ली थी। आज के टॉपिक में हम देखेंगे मद्रास में जो संगठन बने कौन से हैं। तो देखिए, जो मद्रास में ये क्रांतिकारी आंदोलन की जो शुरुआत हुई उसके अगर हम कारणों की बात कर लें तो कारण में इसमें भी वही कारण है, ब्रिटिशों की जो नीतियाँ हैं उनसे आक्रोश आ गया, आक्रोश की भावना व्याप्त हो चुकी थी नागरिकों के अंदर, ठीक है। चाहे वो राजनीतिक कारणों से हो, आर्थिक कारण से हो, धार्मिक कारण से, ये जो कारण है वो सब जगह लगभग एक ही जैसे थे, ठीक। उपलब्धि में अगर हम देखें, उपलब्धि को हम लोग संगठनात्मक और क्रियात्मक उपलब्धियों में बांट के पढ़ेंगे। जब हम लोग बात करेंगे संगठनात्मक क्या उपलब्धि रही, तो देखिए एक संगठन का निर्माण हुआ, भारत माता समिति,
ठीक है। भारत माता समिति नामक एक संगठन का निर्माण किया गया मद्रास में, और इस भारत माता समिति के फाउंडर मेंबर कौन थे? तो नीलकंठ ब्रह्मचारी और बेंची अय्यर, ठीक है। नीलकंठ ब्रह्मचारी और बेंची अय्यर नामक 2 व्यक्तियों के द्वारा भारत माता समिति का गठन किया गया। और ये जो भारत माता समिति है, इसने इस क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में मद्रास के क्षेत्र में काफ़ी योगदान किया, या मद्रास के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने या उसको नेतृत्व प्रदान किया इस भारत माता समिति ने, ठीक है। इस समिति के द्वारा किया गया कार्य या जो क्रियात्मक कार्यवाही है वो क्या रही, ठीक है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण एक घटना हम देखेंगे। मद्रास के क्षेत्र में मद्रास में एक क्षेत्र है तिरुनेलवेली, ठीक है। उस तिरुनेलवेली क्षेत्र का डीएम जो कि काफ़ी निरंकुश प्रवृत्ति का था, ठीक है, जो राजस्व के संकलन है उसमें काफ़ी ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करता था, काफ़ी दमनात्मक कार्यवाही कर रहा था, तो एक काफ़ी बदनाम अंग्रेज अधिकारी था ये। तो इस डीएम की ये जो कार्रवाइयाँ हैं इससे परेशान होकर इससे वहाँ की जो जनता है उसमें भी एक आक्रोश की भावना थी। साथ में जो भारत माता समिति जो है इसने भी अब इस डीएम के ऊपर अपना ध्यान देना प्रारंभ किया। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो बेंची अय्यर हैं, ठीक है, भारत माता समिति के जो मेंबर हैं बेंची अय्यर, इन बेंची अय्यर के द्वारा गोली मारकर इस डीएम की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। कब की जाती है? 1919 ईस्वी में, ठीक। तो 1919 ईस्वी में बेंची अय्यर के द्वारा तिरुनेलवेली डीएम की गोली मारकर के हत्या कर दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेंची अय्यर को गिरफ्तारी का आदेश दे दिया जाता है। लेकिन अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए या फिर इन्होंने सोचा कि जो है मैं अपने जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगूंगा, क्योंकि इनको पता था कि अगर गिरफ्तार हो गया तो फांसी से कम सज़ा दी नहीं जानी मुझे। तो ये क्या करते हैं, ये आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। ये खुद ही जो है आत्महत्या कर लेते हैं ताकि अंग्रेज़ों के हाथों जीते जी न लग पाए। तो ये तो मुख्य घटना रही मद्रास के क्षेत्र की। मुख्य जो संगठन है वो कौन सा? भारत माता समिति, उसके द्वारा किया गया कार्य तिरुनेलवेली डीएम की हत्या। अब हम देखेंगे दिल्ली में क्या कार्रवाई हो रही थी, कौन सा संगठन प्रमुख रूप से दिल्ली में एक्टिव था या क्या उस वहाँ पे प्रमुख घटनाएं हुई। तो देखिए इस समय जो दिल्ली है, दिल्ली में जो प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं, जो प्रणेता हैं, उसके रूप में एक्टिव थे रासबिहारी बोस, ठीक है। तो दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता के रूप में एक्टिव थे रासबिहारी बोस। अब कुछ घटना देखते हैं हम दिल्ली से रिलेटेड। दिसंबर 1912 में ही क्या होता है कि जो राजधानी है उसका स्थानांतरण कलकत्ता से, राजधानी का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कलकत्ता से दिल्ली कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 1911 में जो कलकत्ता विभाजन की जो आदेश दिया गया था, जो कलकत्ता विभाजन किया गया था 1905 में, बंगाल विभाजन, उस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। क्योंकि कुछ आंदोलन चल ही रहे थे, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, और साथ ही साथ जो बंगाल है वो क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र भी था, ठीक है। राजनीतिक जो गतिविधियाँ हो रही, जो क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ हो रही थी, इन क्रांतिकारी गतिविधियों का एक केंद्र के रूप में भी बंगाल बन चुका था। तो अब जो है इसी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं इन्हीं को कमज़ोर करने के लिए ही बंगाल का विभाजन किया गया था। लेकिन फिर गतिविधियां और ज़्यादा बढ़ गईं। अब इन जो बढ़ी हुई गतिविधियां हैं इनसे अब अंग्रेज समझ गए कि कहीं 1857 जैसी क्रांति की एक बार पुनः पुनरावृत्ति न हो जाए। जिससे क्या होता है कि जब 1911 में दिल्ली दरबार का भारत में आयोजन किया जाता है, उस दिल्ली दरबार के पश्चात ही, उसी समय ही ये घोषणा कर दी जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा कि जो बंगाल का विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ताकि जो नागरिक हैं जिनके अंदर आक्रोश की भावना भर चुकी है बंगाल के विभाजन के कारण, उस आक्रोश को ठंडा किया जा सके। तो दिसंबर 1912 में क्या किया जाएगा, दिल्ली दरबार के पश्चात 1912 में दिल्ली दरबार के पश्चात क्या किया जाएगा कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ताकि जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ बंगाल में ज़्यादा एक्टिव हैं उनसे राजधानी को दूर करने के लिए, ठीक। चलिए अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, लॉर्ड हार्डिंग उस समय क्या है तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। अब जो लॉर्ड हार्डिंग है इनकी भी जो नीतियाँ थी, जो कार्रवाइयाँ थी, इससे जो क्रांतिकारी आंदोलन के जो संचालक हैं, जो प्रणेता हैं, ठीक है,
जो उग्रवादी दल के जो नेता हैं वो इस लॉर्ड हार्डिंग से भी खुन्नस खाए बैठे हुए थे। अब क्या होता है कि लॉर्ड हार्डिंग चांदनी चौक में एक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे और उसी समय एक ग्रुप के द्वारा इनके ऊपर बम फेंक दिया जाता है, इनके ऊपर बम फेंका जाता है। ठीक है, ठीक ना। तो क्रांतिकारी गुट के द्वारा इनके ऊपर बम फेंका जाता है, बम फेंका जाएगा। उस बम से लॉर्ड हार्डिंग तो बच जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब कुछ लोगों अब गिरफ्तारियां प्रारंभ हो गई। अब गिरफ्तारियां जब प्रारंभ हो गई तो इस जो बम कांड है उसमें मुख्य व्यक्ति थे रासबिहारी बोस। मुख्य व्यक्ति कौन है? रासबिहारी बोस है मुख्य व्यक्ति। लेकिन क्या होगा कि जो गिरफ्तारी है वो होगी बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी। इन मुख्य क्रांतिकारी आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी होगी इस बम कांड के पश्चात और इनको फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, रासबिहारी इस बम कांड की जो घटना है इससे बच जाते हैं और अब ये क्या करेंगे, ये जापान चले जाएंगे। ठीक, और जापान जाकर के वहीं से ये अब इस क्रांतिकारी आंदोलन को निर्देशित करने लगेंगे। जब मतलब अब इसके बाद वो भारत नहीं आते, जापान में ही रह करके और वहीं से इस क्रांतिकारी आंदोलन को आर्थिक रूप से हो चाहे नेतृत्व दे करके हो, जैसे भी है, जापान से ही इस क्रांतिकारी आंदोलन को ये आगे बढ़ाने लगते हैं, उसको दिशा निर्देशित करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा, ये दिल्ली की घटना रही। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका जाता है, गवर्नर जनरल के ऊपर, भारत के अंदर मुख्य व्यक्ति, उसके ऊपर बम की घटना की जा रही है, तो उसके परिणाम स्वरूप कार्रवाई होनी थी। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो दिल्ली कांड हुआ था, जो दिल्ली घटना हुई थी, उसमें किन किन व्यक्तियों को फांसी की सज़ा दी जाती है। तो बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, इनको फांसी दी जाएगी। मुख्य जो है ये जो योजना है, इस योजना के सूत्रधार थे रासबिहारी बोस, लेकिन रासबिहारी बोस जो है इससे बच जाते हैं और उसके बाद ही जापान चले जाएंगे। ठीक है, चलिए ये दो चीज़ें हमने देखी। तो ये रहा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के जो क्षेत्र हैं इनकी हमने बात कर ली। भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है ये जहाँ जहाँ चल रहा था ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो क्रांतिकारी आंदोलन है ये विदेश में कहाँ कहाँ सक्रिय था। ठीक है, विदेश में, भारत के बाहर भी किन किन देशों में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था या क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव किन देशों में था। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटेन को। ठीक है, जैसे हमें ब्रिटेन भी देखना है, हम अमेरिका को देखेंगे, जर्मनी को देखेंगे, अफगानिस्तान में देखेंगे क्या घटनाएं चल रही हैं। तो पहले हम देख रहे हैं ब्रिटेन को। हम देखेंगे क्या उपलब्धियां रहीं, तो उपलब्धियों में हम संगठनात्मक उपलब्धि देखेंगे और क्रियात्मक उपलब्धि देखेंगे। संगठनात्मक और क्रियात्मक उपलब्धि, क्या क्रियात्मक कार्यवाही रही। तो देखिए, जब हम संगठनात्मक उपलब्धि की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन में एक संगठन का निर्माण किया जाएगा और उस संगठन का नाम क्या है, इंडियन होम रूल सोसाइटी। कब? 1905 में। ठीक है, 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाएगी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है इसका नाम पहले इंडियन हाउस हुआ करता था, इंडियन हाउस। और ये इंडियन हाउस क्या है? ये इंडियन हाउस एक छात्रावास था। ठीक है, इंडियन हाउस क्या है? जो भारतीय मूल के जो विद्यार्थी ब्रिटेन गए हुए थे शिक्षा प्राप्त करने, उनके लिए एक छात्रावास था, उनके रहने की सुविधा प्रदान करता था ये इंडियन हाउस। और इसी इंडियन हाउस से ही जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, भारत के लिए जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, वो इस इंडियन हाउस के, ये जो इंडियन हाउस छात्रावास है, इससे ही संचालित की जा रही थी। ठीक, चलिए अब क्या होगा, पहले तो इसका नाम इंडियन हाउस था, बाद में फिर यहीं पे संगठन बनाया जाता है और उस संगठन का नाम क्या है? इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इंडियन होम रूल सोसाइटी का पहले क्या नाम था या क्या था इंडियन होम रूल सोसाइटी, तो ये क्या है? इंडियन हाउस नाम एक छात्रावास था जो कि भारतीय मूल के छात्रों को सहायता प्रदान करता था। ठीक है, चलिए बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसी छात्रावास में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है इनके द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया। अब क्रांतिकारी जो विचारधारा है, इस क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए
क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने हेतु श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन किया जाता है। ठीक है, तो जो श्याम जी कृष्ण वर्मा है, इनसे दो चीज़ें याद रखनी है हमको। एक तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की 1905 में, साथ ही साथ जो क्रांतिकारी विचारधारा है इसको प्रमोट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए इनके द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया जाता है और इस पत्रिका का क्या नाम है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो ब्रिटेन में जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसके मुख्य सूत्रधार, मुख्य नेता के रूप में कौन हमें दिखाई दे रहा है? श्याम जी कृष्ण वर्मा। अब हम कुछ क्रियात्मक कार्रवाई देखेंगे, कुछ देखेंगे क्या घटनाएं इस समकालीन समय में क्या घटनाएं घटी। तो देखिए 1908 में इसी इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा, जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है 1905 में जिसका गठन हुआ है, इस इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा 3 साल बाद ही 1908 में 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति की स्वर्ण जयंती बनाई गई। ठीक, 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ब्रिटेन में ही इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती बनाई गई। अब जब ये स्वर्ण जयंती बनाई गई तो इससे ये इंडियन होम रूल सोसाइटी जो संगठन है ये भी अंग्रेजों के आंखों में चढ़ गया, ये पहली बार प्रकाश में आया बड़े मायने में। ठीक, दूसरी घटना क्या है कि इसी संगठन के एक सदस्य हैं जिनका नाम है मदन लाल धिंगड़ा। ठीक है, मदन लाल धिंगड़ा नामक इस संगठन के सदस्य के द्वारा कर्जन विलियम वाइली की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अब ये कर्जन विलियम वाइली हैं कौन? तो जो भारत सचिव जो नियुक्त किया जाता था ना, तो भारत सचिव की कमेटी के एक सदस्य थे और भारत सचिव के कार्यालय के राजनैतिक सलाहकार थे। जो भारत सचिव का जो कार्यालय है, भारत सचिव कार्यालय के राजनैतिक सलाहकार थे कौन? कर्जन विलियम वाइली। ठीक है, तो इस कर्जन विलियम वाइली की मदन लाल धिंगड़ा के द्वारा हत्या कर दी जाती है और इसके परिणाम स्वरूप मदन लाल धिंगड़ा को फांसी की सजा दे दी जाती है। जो मदन लाल धिंगड़ा है इनको फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कभी अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटेन की मुख्य घटनाएं क्या रहीं, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन होता है, उसी के जो सदस्य हैं उनके द्वारा पहले तो 1857 की स्वर्ण जयंती सेलिब्रेट की जाती है 1908 में ही, और फिर उसी के एक सदस्य मदन लाल धिंगड़ा के द्वारा भारत सचिव के कार्यालय के जो राजनीतिक सलाहकार हैं, ठीक है, जो एडवाइज़र हैं, नाम क्या है? कर्जन विलियम वाइली। इस कर्जन विलियम वाइली की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है और इसके परिणाम स्वरूप मदन लाल को फांसी की सजा दे दी जाती है। अब हम देखेंगे अमेरिका में क्या गतिविधियाँ रहीं। अमेरिका में इस समय क्या चल रहा था? तो आगे देखते हैं हम लोग कि जो एक क्रांतिकारी आंदोलन है उसका जो संचालन है वो ब्रिटेन के बाद फिर कहाँ हुआ। तो ब्रिटेन के बाद अमेरिका को देखते हैं हम। अमेरिका में भी ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसको हम लोग देखेंगे, इसकी जो उपलब्धियां हैं उसमें देखेंगे कुछ जो संगठन है, मुख्य संगठन, उनका निर्माण और उसकी क्या क्रियात्मक कार्यवाही हुई उन संगठनों के द्वारा। इसकी जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हम देखते हैं 1913 ईस्वी में एक व्यक्ति थे भारतीय मूल के जो कि अमेरिका में रह रहे थे, उनका नाम था मोहन सिंह भाकना। इन मोहन सिंह भाकना के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक संगठन, एक जो संगठन है उसका गठन किया जाता है और उस संगठन का नाम था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो मोहन सिंह भाकना के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में
हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका नामक एक संगठन का गठन किया जाता है, संगठन का निर्माण किया जाता है। और उस संगठन का जो उद्देश्य था, उस संगठन के निर्माण का उद्देश्य था भारतीय मूल के जो युवा व्यक्ति हैं, ठीक है, भारतीय मूल के जो युवा अमेरिका में रह रहे हैं, उन युवाओं को प्रोत्साहित करना और प्रोत्साहित करके उनको भारत में चल रहा जो ये क्रांतिकारी आंदोलन है उसमें भागीदारी के लिए उनको प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो इस हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का उद्देश्य क्या है? भारतीय मूल के जो युवा वर्ग हैं उनको इस क्रांतिकारी आंदोलन में भागीदारी करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना और उन युवा वर्गों को अपने इस एसोसिएशन में, इस संगठन में उनको जोड़ना, ठीक है। इस हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो संगठन है इसके द्वारा एक कार्य और काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1857 ईस्वी में अमेरिका में इस संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, तो अमेरिका में इस संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा 1857 की क्रांति की स्मृति में एक आंदोलन करने का निश्चय किया गया, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है कि भारतीयों के जो भारतीय हैं उनको 1857 की जो यादें हैं उनको पुनः एक बार ताज़ा कराने के लिए, ठीक है, इस संगठन के द्वारा 1857 की क्रांति की जो स्मृति हैं उसके लिए एक आंदोलन करने का निश्चय किया गया। क्रांति के 1857 की क्रांति की स्मृति में एक आंदोलन का निश्चय किया गया। इसका भी उद्देश्य यही था कि इस आंदोलन के द्वारा लोग उस 1857 की क्रांति के समय जो घटनाएं घटी थी उसका जो महत्व था, जो एक लोगों के मन में जो भावनाएं हैं लोगों को वो जोड़ने का प्रयास किया गया इस संगठन के द्वारा। फिर हम देखते हैं नवंबर 1913 में एक व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के भी हैं, लाला हरदयाल। इन लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में ही गदर आंदोलन चलाया गया, ठीक है। और ये जो गदर आंदोलन है ये लाला हरदयाल के द्वारा चला गया। साथ ही साथ लाला हरदयाल के द्वारा एक संगठन का गठन किया गया और उस संगठन का नाम था गदर पार्टी, ठीक है। तो हम ये कहें कि लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का गठन किया गया और उस गदर पार्टी के द्वारा फिर गदर आंदोलन चलाया गया, ठीक है। गदर आंदोलन का भी क्या उद्देश्य था? तो उसका भी उद्देश्य वही है गदर आंदोलन का कि लोगों को जितना अधिक से अधिक हो सके इस आंदोलन में जोड़ना और एक व्यापक जनाधार तैयार करना, ठीक है। व्यापक रूप से जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों को इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना, लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़ना, ठीक है। फिर हम देखते हैं गदर पार्टी के द्वारा ही एक पत्रिका का भी संपादन किया गया और उस पत्रिका का क्या नाम है? गदर पत्रिका, ठीक है। चूँकि उस समय जो एक कहा जाए कि कम्युनिकेशन का एक मीडियम था, वो क्या था? पत्र और पत्रिकाएं। यानी जो पत्रिका है इस पत्रिका के द्वारा इस पत्रिका में लेख निकाल करके और जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों को ये जो गदर आंदोलन है इससे लोगों को परिचित कराना और लोगों को जो क्रांतिकारी आंदोलन भारत में चल रहा है इससे परिचय कराना, लोगों का जो समस्याएं भारतीयों के साथ चल रही हैं उन समस्याओं से लोगों को परिचित कराना, ब्रिटिश की जो दमनकारी नीतियां हैं उनसे लोगों को रूबरू कराना। तो ये सारा उद्देश्य किसका था? गदर पत्रिका का। अब गदर पत्रिका के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग देख लें। तो जो गदर पत्रिका है इसका जो प्रथम जो प्रकाशन हुआ, पहला जो अंक प्रकाशित हुआ उसकी लैंग्वेज उर्दू थी। यानी पहला जो अंक है वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू में। आगे चल करके ये गदर पत्रिका 5 अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित हुई। वो 5 अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी और पंजाबी। यानी कि आगे चल करके ये जो गदर पत्रिका है ये कुल 6 भाषाओं में प्रकाशित होने लग गई, ठीक है। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी और पंजाबी, ठीक। तो ये हमने अमेरिका में देख लिया कि अमेरिका में कौन कौन से मुख्य संगठन थे और वो जो संगठन है उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा था, यानी जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसको किस तरह से दिशा प्रदान की जा रही थी, ठीक है, दिशा और गति और एक जनाधार तैयार किया जा रहा था। अब हम देखेंगे जर्मनी को। तो देखिए जर्मनी में क्या होता है कि लाला हरदयाल और उनके जो समर्थक हैं, ठीक है, लाला हरदयाल और उनके समर्थकों के द्वारा जर्मनी में 1915 ईस्वी में एक संगठन का गठन किया जाता है और उसका नाम क्या है? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो लाला हरदयाल और उनके समर्थकों के द्वारा जर्मनी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया जाता है। कब? 1915 ईस्वी में। और इस लीग का उद्देश्य क्या है? मोटिव? तो इसका उद्देश्य था भारत
में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है, तो उस क्रांतिकारी आंदोलन के जो नेतृत्व करता है, जो क्रांतिकारी हैं, उन क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र और धन उपलब्ध कराना। ठीक है, जो उनकी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन को एकत्रित करना, ठीक, और उनको उस धन से अस्त्र शस्त्र खरीद करके वो मुहैया कराना, उस आंदोलन को आगे चलाने के लिए, दिशा और गति देने के लिए उनको जो आवश्यक धन है वो उपलब्ध कराना। ठीक, इसी के साथ हम लोग यूरोप के देशों से ही संबंधित दो अन्य घटनाएं भी हैं, जिसमें जर्मनी का भी कुछ रोल है, कुछ सिंगापुर भी का भी रोल है, और भारत है। इनका एक बिल्कुल से एक, ठीक है, इन तीनों जो देश हैं, इन तीनों देशों से संबंधित कुछ दो घटनाएं होती हैं। एक घटना कामागाटामारू जहाज कांड और दूसरा तोसामारू कांड। ठीक है, कामागाटामारू और तोसामारू ये दोनों ही जहाज हैं, दोनों यात्री जहाज थे। इससे संबंधित दो घटनाएं होती हैं। इन दो घटनाओं ने भी क्रांतिकारी आंदोलन को काफ़ी गति प्रदान की। ठीक है, तब ये घटनाएं क्या है? तो देखिए, जो कामागाटामारू कांड है, इसमें क्या होता है कि एक भारतीय मूल के एक व्यक्ति थे, गुरुदत्त सिंह, जो कि सिंगापुर में रहते थे। इन्होंने क्या किया कि सिंगापुर में कुछ भारतीय व्यक्ति रह रहे थे, जिसमें कुछ हिंदू भी थे, कुछ सिख भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे। इन सभी व्यक्तियों को कनाडा ले जा करके और वहाँ नौकरी दिलाने के उद्देश्य से इन्होंने एक मतलब एक जर्मन कंपनी थी, जर्मन शिपिंग कॉरपोरेशन। इस जर्मन शिपिंग कॉरपोरेशन नामक कंपनी से इन्होंने कामागाटामारू जो जहाज है, इस जहाज को किराए पर लिया। किसने? गुरुदत्त सिंह ने। भारतीय हैं, इन्होंने क्या किया कि जर्मन कंपनी, जर्मन शिपिंग कॉरपोरेशन से एक जहाज कामागाटामारू किराए पर लेते हैं और उस जहाज में कुछ भारतीय, सिख और मुस्लिम यात्रियों को बैठा करके कनाडा की ओर जाते हैं। लेकिन जब वो कनाडा पहुंचते हैं तो कनाडा की जो सरकार है, कनाडा की गवर्नमेंट ने इस जहाज को बंदरगाह पर आने नहीं दिया और ये जो जहाज है इसको वैंकूवर सीमा के पास ही रोक दिया गया। ठीक है, जो कामागाटामारू जो जहाज है, ये जब कनाडा पहुंचता है तो इसको कनाडा की सरकार के द्वारा बंदरगाह पर आने की अनुमति नहीं दी जाती और वैंकूवर सीमा में ही रोक दिया जाता है। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक वार्तालाप होती है, कुछ समय तक आने दिया जाए, लेकिन आखिरकार कनाडा की सरकार इनको आने की परमिशन नहीं देती। अंततः क्या होता है, इस जहाज को वहाँ से लौटना पड़ता है और लौट करके अब ये जहाज भारत पहुँचता है। जब ये जहाज भारत पहुँचता है तो वहाँ पर जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों ने ये आरोप लगाया कि इस जहाज में कुछ जो क्रांतिकारी नेता हैं वो भी जहाज में बैठे हुए हैं। ये जो भारत में उस समय चूँकि जो आंदोलन है वो भी काफ़ी उग्र रूप ले चुका था। तो इन्होंने कहा कि इस जहाज में इस आंदोलन को गति देने के लिए और सहायता देने के लिए कुछ व्यक्ति भी मौजूद हैं जो कि अन्य देशों से आ रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ अस्त्र शस्त्र और रुपए पैसे जो सामग्री है वो भी विद्यमान है। इससे क्या होता है, इस जहाज़ की तलाशी का आदेश दिया जाता है और जब ये तलाशी करने पहुंचते हैं तो उसके जो यात्री हैं और जो ब्रिटिश सैनिक हैं, इनके बीच कुछ हिंसक झड़पें होती हैं और इससे जो ब्रिटिश सैनिक हैं उनके द्वारा कुछ भारतीय यात्रियों की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो ये रहा कामागाटामारू कांड। थे वो यात्री जो कि नौकरी की तलाश में कनाडा जाना चाह रहे थे, लेकिन उनके ऊपर क्रांतिकारी होने का आरोप लगाया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। उसी के बाद हम एक और घटना देखते हैं, तोसामारू कांड। तो ये जो तोसामारू है, ये तोसामारू भी एक जहाज ही है। इसमें क्या होता है कि एक भारतीय मूल का एक अमेरिकी व्यक्ति था, अमेरिका में रह रहा था। तो ये क्या करता है, ये भी एक जहाज किराए पर लेता है। उस जहाज का क्या नाम है, तोसामारू। और उस जहाज में कुछ भारतीय मूल के व्यक्तियों को बैठा करके, जो कि अमेरिका में रह रहे थे, उनको बैठा करके वो भारत की ओर रवाना होता है। ठीक, अब जब भारत की ओर रवाना होगा तो जहाँ जहाँ पर वो जहाज रुकता हुआ आता है, ऐसा तो नहीं सीधे अमेरिका से चलेगा, सीधे भारत आके रुकेगा। तो जिन जिन देशों में वो जहाज रुकता है उन बंदरगाहों में इसमें जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति बैठे हैं, इनके द्वारा वहाँ पर इस आंदोलन से संबंधित जो झंडा है वो फहराया जाता है। लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए मोटिवेट करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यानी जो क्रांतिकारी जो आंदोलन है उसको जहाँ जहाँ ये जहाज़ रुकता है वहाँ बंदरगाहों में, उन देशों में फैलाने का प्रयास किया जाता है। अंततः ये जहाज़ सिंगापुर पहुँचता है। सिंगापुर में चूँकि 1 साल पहले घटना घटी थी तो कामागाटामारू की,
तो इस घटना के विरोध में वहाँ एक प्रदर्शन आयोजित किया जाता है। ठीक, उसमें क्या होता है, उस प्रदर्शन में डुंडे खां और चिश्ती खां दो व्यक्ति थे जो कि थे भारतीय लेकिन ब्रिटिश सेना के व्यक्ति थे। इनके द्वारा लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया जाता है, यानी मोटिवेशनल बढ़िया स्पीच दी जाती है, लोगों को शामिल होने के लिए इन लोगों का आह्वान किया जाता है। साथ ही साथ जो उस प्रदर्शन में शामिल जो व्यक्ति थे उनके द्वारा सिंगापुर में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। अब जब तिरंगा झंडा सिंगापुर में फहराया जाएगा तो जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा सैनिकों को भेजा जाता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन में जो उपस्थित जो आंदोलनकारी हैं उनके दमन करने के लिए, और ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा आकर के इन आंदोलनकारियों का दमन किया जाता है, उनको तितर बितर कर दिया जाता है और ये जो आंदोलन जो चल रहा था सिंगापुर में इसको समाप्त करा दिया जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिंगापुर क्रांति। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सिंगापुर क्रांति है वो क्या है, देखिए सिंगापुर जो क्रांति है वो 1915 की क्रांति है और ये क्रांति तोसामारू कांड से जुड़ी हुई घटना है। ठीक है, तो सिंगापुर क्रांति जब आपसे कोई पूछता है तो उसको आपको तोसामारू कांड से जोड़ के बताना है। ठीक, दो व्यक्ति डुंडे खां और चिश्ती खां, इनको भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जर्मनी हो गया, अब हम देखते हैं अफगानिस्तान। तो देखिए अफगानिस्तान में एक व्यक्ति है राजा महेंद्र सिंह। इस राजा महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा 1915 ईस्वी में अफगानिस्तान में एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है और जो अस्थायी सरकार है उसमें प्रथम राष्ट्रपति के रूप में ये महेंद्र सिंह ही नियुक्त होते हैं और जो प्रधानमंत्री है उसका पद संभालते हैं बरकतुल्ला खां। ठीक, तो राष्ट्रपति महेंद्र सिंह हो गए, प्रधानमंत्री बरकतुल्ला खां हो गए और ये जो अस्थायी सरकार है अफगानिस्तान की इसके द्वारा भी भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था इस क्रांतिकारी आंदोलन को सहयोग प्रदान किया जाता है। इस क्रांतिकारी आंदोलन का को समर्थन जो क्रांतिकारी आंदोलन को समर्थन दिया जाता है। रूस और जर्मनी इन दो देशों के द्वारा इस अस्थायी सरकार को अपना समर्थन प्रदान किया जाता है। ठीक, तो ये आपने अफगानिस्तान में देखा अस्थायी जो सरकार है वहाँ की वो भारत में चल रहा जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसको समर्थन और जो सहयोग है वो प्रदान करता है। अब हम देखेंगे ये तो हो गए विदेशों में जो घटना चल रही थी उसको हमने देखा। अब इसी के पश्चात हमको दो अन्य घटनाएं भी देखनी है। इसी समकालीन समय में भारत में दो अन्य घटनाएं भी हुई जिनका सीधा सीधा संबंध इन क्रांतिकारी आंदोलनों से ही है और इन्हीं घटनाओं के पश्चात भारत में एक द्वितीय चरण भी आता है क्रांतिकारी आंदोलन का। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कौन सी घटनाएं थीं। तो देखिए वो दो घटनाएं रहीं, रॉलेट एक्ट 1919 का और जालियांवाला हत्याकांड। तो ये जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे इन्हीं क्रांतिकारी आंदोलनों के ही परिणाम स्वरूप भारत में दो और भी घटनाएं हो रही हैं, जालियांवाला हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। ठीक, जालियांवाला हत्याकांड के पश्चात ही महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। लेकिन जब चौरी चौरा घटना होती है, चौरी चौरा जो लूटकांड होता है उसमें चौरी चौरा घटना के पश्चात महात्मा गांधी के द्वारा उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, जिसके कारण से जो उग्रवादी जो नेता थे, जो क्रांतिकारी जो नेता थे, इन्होंने एक बार फिर से अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ कर दिया क्योंकि अब उनका जो भरोसा है वो महात्मा गांधी के ऊपर से उठ गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया जाए। लेकिन जो नरम दल के नेता हैं उनकी इच्छा थी कि वापस ले लिया जाए असहयोग आंदोलन को, क्योंकि महात्मा गांधी ने ये जो शर्त रखी थी वो शर्त ही यही थी कि जो असहयोग आंदोलन है वो पूरी तरीके से अहिंसक आंदोलन होना चाहिए। लेकिन चौरी चौरा की घटना एक हिंसक आंदोलन होती है क्रांतिकारियों के द्वारा और इसी से दुखी होकर के महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं और उसके बाद प्रारंभ होगा क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है, तो आज पहले हमें प्रथम चरण से ही रिलेटेड दो घटनाओं का आप लोग जिक्र करेंगे, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला हत्याकांड। क्या है ये दोनों घटनाएं? तो देखिए
इस समय जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था काफ़ी अपना उग्र रूप ले चुका था। जो आंदोलनकारी हैं उनके द्वारा कुछ हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा था, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या भी की जा रही थी। तो इसकी जब हम परिस्थिति देखेंगे कि जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट लाने के पीछे परिस्थिति क्या रही, तो उस समय हम देखते हैं कि एक तो होम रूल लीग आंदोलन भी भारत में चल रहा था। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन भी भारत में चल रहा था। एक तरफ मद्रास में एनी बेसेंट, बम्बई में तिलक के द्वारा इस आंदोलन को गति प्रदान की जाती है। तो एक तो होम रूल लीग आंदोलन भी भारत में चल रहा है, उसके द्वारा भी क्रांतिकारी संगठित हो रहे हैं। दूसरा घटना क्या होती है कि 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। ठीक है, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा और उस लखनऊ अधिवेशन में जो कांग्रेस के जो दो गुट थे, गरम दल और नरम दल, उनमें एक बार फिर से संधि हो जाती है, जो कि सूरत अधिवेशन से जिनका विभाजन हुआ था कांग्रेस का दो गुटों में, नरम और गरम दल में। तो इन दोनों गुटों में एक बार फिर से सामंजस्य की स्थिति आ जाती है और दोनों गुटों का आपस में फिर से मिलन हो जाता है। ठीक है, तो 1916 में दो घटनाएं हो रही हैं। एक तो कांग्रेस के दोनों गुटों का मिलन हो जाता है, जो दोनों गुट हैं नरम दल और गरम दल वो आपस में मिल जाते हैं। और दूसरा घटना यहाँ पे होती है कि जो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है, इन दोनों का भी आपस में समझौता हो जाता है। ठीक, तो जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है, इन दोनों के बीच में भी आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये दोनों भी एक समझौते की स्टेज पे आ जाते हैं, आपस में एक मंच पर बैठ करके बात करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इस घटना से क्या होता है, लखनऊ समझौते से अब जो ब्रिटिश हैं वो बिल्कुल से तिलमिला जाते हैं, क्योंकि एक तो जो वो गरम दल के जो नेता हैं उनसे ही परेशान थे, नरम दल वाले तो बेचारे अभी भी अन्य विनय की नीति का ही पालन कर रहे थे, अभी भी वो केवल जो है अहिंसक जो आंदोलन है उनके द्वारा ही अपनी मांगों को मनवाना चाह रहे थे। लेकिन अब जब दोनों गुटों का मिलन हो जाता है एक बार फिर से, तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस फिर से पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जो दोनों गुट अलग हो गए थे वो फिर से एक बार मिल गए। तो एक तो ये इनके परेशानी की बड़ी वजह थी, और दूसरा जो रही सही कसर थी वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी जो विलय है इसने पूरी कर दी। चूँकि मुस्लिम लीग का गठन ही अंग्रेजों के द्वारा किया गया था कांग्रेस को बैलेंस करने के लिए। कांग्रेस जो कि 1885 में इसका गठन हुआ, जो कि जो भारतीय हैं इनकी मांगों को रखी रही थी मुखर ढंग से। इसी कांग्रेस को बैलेंस करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ताकि जो है सीधे ब्रिटिश ना उसमें शामिल होकर के मुस्लिम लीग को आगे करके कांग्रेस को बैलेंस कर सकें। लेकिन अब मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ शामिल हो गई, तो अब क्या है, अब दोनों पार्टियां मिलकर के ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन में भागीदारी करेंगी। तो ये भी अंग्रेजों के लिए एक बड़ी समस्या वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। अंग्रेज इससे बिल्कुल तिलमिला गए। और जो रही सी कसर थी वो क्या हुआ कि गांधी जी का यही वो समय था, यही वो दौर था जब गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन होता है। और अब जो महात्मा गांधी हैं वो 1917 ईस्वी के चंपारण आंदोलन के पश्चात भारत में सक्रिय राजनीति में भागीदारी लेना प्रारंभ कर देते हैं। और जो गांधी जी हैं उनका राष्ट्रीय आंदोलन में उनका भी पदार्पण हो जाता है। राष्ट्रीय जो महात्मा गांधी हैं वो भी एक सर्वमान्य नेता के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, जिससे जो ये आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन को एक नई दिशा और नई गति प्रदान होती है। ठीक है, एक नई ऊर्जा प्रदान होती है इस आंदोलन को। अब ये तीन फैक्टर काम कर रहे हैं, इससे अंग्रेज बिल्कुल व्याकुल। अब जो है जब व्याकुल, तो अब क्या होगा, अब ये एक मौके की तलाश में थे कि कैसे इस आंदोलन का दमन किया जाए, कैसे इस आंदोलन को दबाया जाए। तो अब इस आंदोलन को दबाने के लिए ये लेके आते हैं एक एक्ट जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। ठीक है, ठीक है। तो अब इन सब जो परिस्थितियां हैं इनसे ब्रिटिश सरकार बिल्कुल से परेशान हो गई थी, और इसी के पश्चात जो ब्रिटिश सरकार है उसने इस आंदोलन का दमन करने के लिए, ठीक है, इस आंदोलन का दमन करने के लिए, इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ दमनकारी जो कानून हैं उनको लेकर के आई।
ठीक है, यानी कि ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसको जो दबाने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसके लिए कुछ दमनकारी कानून लेके आए। और उन दमनकारी कानूनों में ही एक कानून था रॉलेट एक्ट, ठीक है। इस रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया। क्यों? क्योंकि अच्छा, इसकी बात हम लोग अभी बाद में करेंगे कि क्या प्रमुख कुछ घटनाक्रम की बात करेंगे, कुछ प्रमुख प्रावधान की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, परिस्थितियां हमने देख ली, कारण क्या है, कारण को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सामान्य कारण और तत्कालीकरण में। सामान्य कारण में हम देखते हैं कि क्रांतिकारी जो विचारधारा है उसको कमज़ोर करने के लिए, ठीक है, एक जो क्रांतिकारी जो विचारधारा चली आ रही है, क्रांतिकारी आंदोलन से ब्रिटिश बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। तो इस क्रांतिकारी जो आंदोलन है, जो विचारधारा है, उसको कमज़ोर करना इस रॉलेट एक्ट को लाने का एक कारण था। और दूसरा जो तात्कालिक कारण था, उस तात्कालिक कारण में शामिल है भारत में जो रक्षा कानून है उसकी अवधि समाप्त हो रही थी, और उस अवधि के समाप्त होने के पश्चात अंग्रेज़ों को ये आवश्यकता महसूस हुई कि उस रक्षा कानून के स्थान पर एक कठोर कानून लाया जाए, ठीक है, ताकि उस कठोर कानून का प्रयोग करके ये जो आंदोलनकारी जो गतिविधियां चल रही हैं, जो आंदोलन चल रहे हैं, जो आंदोलनकारी जो विचारधारा जो उत्पन्न हो रही हैं, उनको दबाया जा सके, ठीक। तो ये एक तात्कालिक कारण था रॉलेट एक्ट को लाने का। उसी के फलस्वरूप अब हम घटनाक्रम देखेंगे कि इस रॉलेट एक्ट का घटनाक्रम क्या है। 1917 ईस्वी में ब्रिटेन में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। तो पहले 1917 ईस्वी में क्या होता है, ब्रिटेन में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। और उस कमेटी गठित क्यों की गई? ताकि एक कोई ऐसा कानून का प्रस्ताव लाया जाए, एक ऐसा कानून का निर्माण किया जाए जिसके द्वारा भारत में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को दबाया जा सके, उस आंदोलन का दमन किया जा सके। तो ऐसा कोई कानून लाने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। अब ये कमेटी क्या करेगी? 1918 ईस्वी में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, और अपनी रिपोर्ट में उसने बताया कि भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है बहुत हिंसक चल रहा है, ठीक है। जो ब्रिटिश हैं उनको बड़ी समस्या हो रही है। तो ये सारी पॉइंट्स उस रिपोर्ट में शामिल थे। उस रिपोर्ट में इन्होंने ये भी लिखा कि एक ऐसा कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है जिसके द्वारा उन आंदोलनों को, उन हिंसक गतिविधियों को रोका जा सके। उसी के फलस्वरूप क्या होता है, फरवरी 1919 में सर सिडनी रॉलेट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस प्रस्ताव को रखा गया। वो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में फरवरी 1919 में रखी गई वो रिपोर्ट। और पार्लियामेंट में विचार विमर्श करने के पश्चात इनकी जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, ठीक है। इनकी जो रिपोर्ट में के आधारित जो प्रस्ताव थे उन प्रस्तावों को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा फरवरी 1919 में पारित कर दिया गया। और 18 मार्च 1919 को इनकी रिपोर्ट के द्वारा जो प्रस्तावित कानून है, ठीक है, जो इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। तो क्या बन गया? कानून बन गया। तो उस कानून को 18 मार्च 1919 को उस कानून को लागू कर दिया गया, और इसी कानून का नाम क्या है? रॉलेट एक्ट, ठीक। क्योंकि सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा इस कानून का जन्म हुआ, इस कानून को लाया गया, इसी वजह से उनके नाम पर इस कानून का नाम रख दिया रॉलेट एक्ट। अब इस रॉलेट एक्ट के कुछ पॉइंट्स क्या हैं, कुछ जो है तथ्य हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं इस रॉलेट एक्ट में क्या थी, ठीक। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो रॉलेट एक्ट है इसको काला कानून की संज्ञा दी गई, ठीक है। अब इसमें क्या था, इस एक्ट के अंतर्गत जब हम प्रमुख प्रावधान देखते हैं तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या था कि जो मजिस्ट्रेट था उसको ये असीमित पावर दे दी गई कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके की क्रांतिकारी गतिविधियों में या किसी भी तरीके के षड्यंत्र में, ठीक है, किसी भी तरीके के हिंसा में लिप्त पाया जाता है या फिर सिर्फ आशंका ही हो, सिर्फ संदेह ही हो, तो संदेह के आधार पर, ठीक है ना, मात्र संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर सिर्फ पुलिस को ये संदेह हो जाए, मजिस्ट्रेट को ये संदेह हो जाए कि फलाना व्यक्ति किसी भी गतिविधि में, आंदोलनकारी गतिविधि या हिंसक गतिविधि में शामिल है या फिर वो क्रांतिकारियों का साथ दे रहा है, तो उसको संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था। और जो
बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो भी लागू नहीं होगी, यानी कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की भी कोई वो नहीं है, ठीक है, आवश्यकता नहीं है। और पुलिस जब तक चाहे उस व्यक्ति को तब तक जेल में रख सकती है, ठीक है, जब तक चाहे तब तक व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता था। यानी एक तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर, निवारक निरोध के नाम पर व्यक्ति को जब तक पुलिस चाहे तब तक किसी व्यक्ति को जिस पर संदेह हो कि ये व्यक्ति क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल है उसको जेल में रखा जा सकता था। साथ ही साथ इसमें कुछ पॉइंट्स और थे कि ऐसा जो व्यक्ति है इसको अपनी अपील करने की, ठीक है, इसको किसी भी कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं था, इसको ना ही विधिक सहायता दी जाती थी, ठीक है, और ना ही ये अपना पक्ष रख सकता था। इसीलिए इस कानून को बिना अपील, बिना वकील व बिना दलील का कानून कहा गया। एक तो इसको क्या कहा गया, एक तो इसको संज्ञा दी गई काला कानून की, ब्लैक लॉ, और दूसरे बात इसको क्या कहा गया, इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। ऐसा व्यक्ति ना ही अपनी किसी भी कोर्ट में अपील कर सकता, ना ही इसको विधिक सहायता मिलती, यानी कि कोई भी वकील नहीं इसको मिलता था, और साथ ही साथ ये अपनी दलील भी नहीं रख सकता था, अपना पक्ष भी नहीं रख सकता था, ठीक है। एक तरीके से पूरी तरीके से निरंकुशतावादी नीति यहाँ पर लाई गई, बिल्कुल निरंकुश कानून था ये। सिर्फ इस कानून का मकसद था कि कैसे भी करके भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही हैं, जो आंदोलन चल रहे हैं, इन आंदोलनों को दबाना, ठीक है, इन जो आंदोलनकारी हैं इनको किसी भी तरीके से इनको डिमोटिवेट करना। चलिए, ये कुछ प्रावधान रहे, कारण हमने देखे, कुछ घटनाक्रम देखी कैसे इस रॉलेट एक्ट का विकास होता है। अब हम देखेंगे इसमें भारतीयों की प्रतिक्रिया, कि भारतीयों के द्वारा क्या प्रतिक्रिया रही। भारतीयों की इसमें क्या प्रतिक्रिया रही और किस तरीके से ये रॉलेट एक्ट ही जालियांवाला हत्याकांड का एक आधार बनता है, उसकी एक पृष्ठभूमि बनता है। तो हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। इसमें प्रतिक्रिया हम देखेंगे 6 अप्रैल मार्च 1919 में आता है रॉलेट एक्ट। कब आ रहा है? 18 मार्च 1919 को। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया। कब? 6 अप्रैल 1919 को। अगली घटना हम देखते हैं क्या है। स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय के नियंत्रण में गांधी जी ने पंजाब जाने का निश्चय किया, परंतु उनको हरियाणा के परवल के नज़दीक, ठीक है, लेकिन उनको हरियाणा के परवल के नज़दीक 8 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। क्या है? स्वामी श्रद्धानंद व लाला लाजपत राय। आमंत्रण में गांधी जी ने क्या किया? पंजाब जाने का निश्चय किया। परंतु 8 अप्रैल 1919 को हरियाणा के पलवल में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया गया। तो इस तरीके से क्या है, अंग्रेजों ने इस रॉलेट एक्ट के आधार पर जो भी बड़े नेता थे उस समय के, उन सभी को जेल में डाल दिया निवारक निरोध के नाम पर।
कि अगर ये लोग बाहर रहेंगे तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों को हवा देते रहेंगे, इसलिए उन जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसको दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, ताकि उसको एक कुशल नेतृत्व के अभाव में वो आंदोलन बंद हो जाए, जो भी बड़े नेता थे उस समय के उनको सबको जेल में डालने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि दो व्यक्ति थे जो इस आंदोलन के काफ़ी बड़े नेता थे, काफ़ी सक्रिय नेता थे, प्रोफेसर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं प्रोफेसर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, काफ़ी बड़े नेता थे ये, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो रॉलेट एक्ट है, इसके विरोध में जो आंदोलन हुए थे उनमें सबसे प्रभावित क्षेत्र भी दिल्ली और पंजाब का ही था। ठीक, रॉलेट एक्ट के विरोध में संपन्न आंदोलन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र दिल्ली और पंजाब थे। ठीक है, इसलिए पंजाब और दिल्ली में ही अधिक इस रॉलेट एक्ट का प्रभाव दिखा। जो भी बड़े नेता थे, जो भी इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे थे, उन सभी को उठा करके जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये तो रहा रॉलेट एक्ट। अब क्या होता है कि इस मैंने बताया कि जो रॉलेट एक्ट है यही पृष्ठभूमि तैयार करता है जालियांवाला हत्याकांड की। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जालियांवाला हत्याकांड को। सबसे पहले तो हम इसका कारण देखते हैं कि इसका जो है जालियांवाला हत्याकांड का कारण क्या है। इस जालियांवाला हत्याकांड का कारण ये है कि अप्रैल में ही रॉलेट एक्ट के विरोध में दो प्रमुख नेता पंजाब के, कौन कौन, सैफुद्दीन किचलू और प्रोफेसर सत्यपाल, इन दोनों बड़े नेताओं को रॉलेट एक्ट का विरोध करने की वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। गिरफ्तार तो कर ही लिया गया, साथ ही में चूंकि रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था तो इनको किसी भी तरीके की विधिक सहायता भी नहीं मुहैया कराई जा रही थी। तो कारण तो ये हो गया। कारण क्या है? रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी। ठीक है, और इन दोनों बड़े नेताओं की जो गिरफ्तारी है वही एक तरीके से वही एक कारण बन जा रही है जालियांवाला हत्याकांड की। इसमें होता क्या है, घटनाक्रम की अगर हम बात करें, गिरफ्तारी का विरोध, ठीक है ना, गिरफ्तारी का जो विरोध है ये क्या है, ये एक तरीके से कारण बन रहा है इस हत्याकांड का। इसकी जो अगर हम घटनाक्रम की बात करते हैं तो 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के ये जो दो नेता हैं किचलू और सत्यपाल, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। घटनाक्रम में अगर पहले हम बात करें नेताओं की गिरफ्तारी, कब हो रही है, 9 अप्रैल 1919 को। आपको डेट वाइज याद रखना है, कभी कभी डेट वाइज अरेंज करने के लिए बोल दिया जाएगा कि गांधी जी की गिरफ्तारी कब होती है, फिर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल प्रोफेसर सत्यपाल की गिरफ्तारी कब होती है। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि 6 अप्रैल को गांधी जी के द्वारा एक देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया, 8 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है पलवल में, और 9 अप्रैल को किचलू और सत्यपाल इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, उनके गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया, परंतु उस जुलूस पर पुलिस के द्वारा गोलीबारी की गई, जिसके कारण कुछ हिंसक गतिविधियां हुई। ठीक है, तो एक जो है अमृतसर में
अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया, जिस पर अंग्रेजों द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस शांतिपूर्ण जो जुलूस है उस पर पुलिस के द्वारा क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी की गई, जिससे क्या हो रहा है, कुछ हिंसक झड़पें हो जाएंगी। ठीक है, पहले तो इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन निकाल रहे थे, लेकिन इस पर जब गोलीबारी की गई, जो इस जुलूस में शामिल जो व्यक्ति हैं उनका दमन करने का प्रयास किया गया। तो अब क्या होगा कि इसी के परिणाम स्वरूप 13 अप्रैल 1919 को पहली घटना, पहला कारण तो ये कि जो है जो नेता हैं उनकी गिरफ्तारी का विरोध करना, और दूसरा ये कि जब शांतिपूर्ण जुलूस जब निकाला जा रहा था तो शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी क्यों की गई। ठीक है, इन दोनों बातों को केंद्र में रखते हुए, इन दोनों बातों पर चर्चा करने हेतु 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। ठीक है, कारण समझ रहे हैं ना, एक पहले तो कारण सिर्फ क्या था, भैया बंद हो गया, 40 मिनट में पढ़ाता रहूँगा। चलिए आइए देखते हैं, हो गया पहला 20 मिनट का है और ये अब हो रहा है तो हो गया, हाँ होने वाला। 40 मिनट वाला था। अरे भैया मैं पढ़ाता रहा, बंद हो गया, 20 मिनट का रिकॉर्ड हो पाया था वो। अच्छा, तो ये तो जोड़ीदार है, अब इसको ऐड करोगे तो सर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है कि एक तो इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में, और दूसरा इस शांतिपूर्ण जुलूस पर जो गोलीबारी की गई थी इसके विरोध में भी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया था, जनसभा का आयोजन किया जाएगा। और उस जनसभा में जो समय पंजाब का जो गवर्नर था, जिसका नाम था उस पंजाब का जो गवर्नर है, उस पंजाब के गवर्नर का नाम था माइकल ओडायर। उस माइकल ओडायर ने जालियांवाला बाग में क्या है, जनसभा का आयोजन हो रहा था, और इस जनसभा में, इस जालियांवाला बाग में उपस्थित जो भीड़ है उस पर जनरल ओडायर के द्वारा आदेश दिया जाता है। और इस आदेश के तहत आर डायर, जो कि पुलिस कमांडेंट था, इस आर डायर के आदेश पर जो ब्रिटिश सैनिक हैं उनके द्वारा गोलीबारी की जाती है, और जिसमें हजारों की संख्या में जो क्रांतिकारी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। बाकी जो अंग्रेज हैं इनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसमें कहा गया कि मात्र 379 लोग ही मरे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अलग थी, और इसमें हजारों की संख्या में लोगों का दमन किया गया, हजारों की संख्या में लोग इसमें मारे गए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 2 डायरों का उल्लेख है, एक तो जनरल ओ डायर, ठीक है, इसका क्या नाम है, जनरल माइकल ओडायर। ये माइकल ओडायर कौन है, ये पंजाब का गवर्नर था, ये पंजाब का गवर्नर था। ठीक, अब ये जो माइकल ओडायर है इसने उस समय नियुक्ति की सैनिक कमांडर के रूप में आर डायर को। आर डायर कौन है, ये कमांडर था। ठीक, इस आर डायर को नियुक्त किया गया। अब ये जो आर डायर है ये पुलिस फोर्स के साथ जालियांवाला बाग पहुंचता है, और वहां पर उपस्थित जो भीड़ है उस पर गोली चलाने का आदेश देता है, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग देखेंगे एक पॉइंट, भारतीय प्रतिक्रिया। भारतीय प्रतिक्रिया क्या रही इसमें,
हम इसमें देखेंगे भारतीय प्रतिक्रिया क्या रही और ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या रही। तो हम पहले भारतीय प्रतिक्रिया देखें। तो भारतीयों की प्रतिक्रिया स्वरूप हम देखते हैं कि इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई। ठीक है, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई। दूसरा, शंकरन नायर जो कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, उन शंकरन नारायण के द्वारा जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उससे इस्तीफा दे दिया जाता है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया जाता है। ठीक है, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई। दूसरा, शंकरन नारायण इनके द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया गया। फिर हम देखते हैं कि इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। ठीक, इस घटना की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात समिति, ठीक है ना, तहकीकात कमेटी का गठन किया गया, जिसका कार्य क्या था, जिसका कार्य इस घटना के पीछे जो वजह है, जो कारण है, उनका पता लगाना और उसको न्यायपालिका के सामने उस जो सारे जो तथ्य हैं उन तथ्यों को न्यायपालिका के सामने रखना और जो निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई है उस हत्या का बदला लेना या उनको इंसाफ दिलाना। तो हम देखेंगे इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, मदन मोहन मालवीय, और जो अन्य सदस्य हैं उनमें महात्मा गांधी हैं, मोतीलाल नेहरू हैं और MM जयकर हैं। तो अन्य सदस्यों में जो अन्य सदस्य हैं उनमें कौन है, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और MM जयकर। ठीक है, तो अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय और तहकीकात समिति के अन्य सदस्य में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और MM जयकर हैं। कमेटी ने अपनी सिफारिश में दोषी व्यक्तियों को उचित दंड देने की सिफारिश की और इसके अतिरिक्त जालियांवाला कांड में मारे गए और जो घायल जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को उचित मुआवजा भी देने का जो अपील है वो की गई। ठीक है, तो ये तो रही भारतीयों की प्रतिक्रिया। अब हम देखते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश की क्या प्रतिक्रिया रही। ब्रिटिश की जो प्रतिक्रिया है काफ़ी निराशाजनक रही, जिससे जो भारतीयों की भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा आहत हुई। ठीक है, और इसके बाद ही हम देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन का एक दूसरा चरण प्रारंभ होता है। इसमें हम देखते हैं कि जालियांवाला बाग जो कांड है उस पर भारतीयों के अधिक जब दबाव पड़ना प्रारंभ हुआ, भारतीयों ने जब अधिक दबाव जब डालना प्रारंभ किया ब्रिटिश सरकार के ऊपर, तो इसके परिणामस्वरूप एक हंटर कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, जो हंटर कमेटी है 8 सदस्यीय कमेटी थी, हंटर कमेटी। ठीक, 8 सदस्यीय कमेटी है। इसके अध्यक्ष कौन है, नाम से जाहिर है इसके अध्यक्ष यही हंटर ही हैं। ठीक है, तो इनके लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में अध्यक्ष हैं इनके लॉर्ड हंटर, और जो अन्य जो सदस्य हैं, ठीक है, अन्य सदस्यों में ये तो 8 सदस्यीय कमेटी है, एक तो अध्यक्ष हो गए लॉर्ड हंटर, अन्य सदस्यों में 4 सदस्य ब्रिटिश और 3 सदस्य भारतीय थे। ठीक है, अब जो 3 भारतीय जो सदस्य हैं, ठीक है, इस कमेटी में क्या हुआ, 4 ब्रिटिश सदस्य और 3 भारतीय सदस्य शामिल थे।
ठीक है, चलिए अभी जो कमेटी है, इस कमेटी ने अपना डिसीजन दिया, इस कमेटी ने अपना जो जांच वगैरह की, तो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में उसने जो जनरल माइकल ओडायर है, उस जनरल माइकल ओडायर को बिल्कुल निर्दोष प्रस्तुत कर दिया, बिल्कुल निर्दोष सिद्ध कर दिया। कहा गया उस रिपोर्ट के आधार पर कि जो माइकल ओडायर है वो बिल्कुल से निर्दोष है और जो कमांडर आर डायर था, ठीक है, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था बाग के अंदर, जो कमांडर था पुलिस कमांडर, उस पुलिस कमांडर पर भी बहुत ही मामूली आरोप लगाए गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप नहीं लगाया गया कि उसने एक इतना बड़ा जेनोसाइड किया है, बहुत ही हल्के आरोप लगाए गए और उन हल्के आरोपों में कहा गया कि उसने जो भी कार्य किया है वो उसने ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा दर्शाते हुए किया है, या उसका जो कार्य है वो निष्ठापूर्वक किया गया कार्य है। और बस गलती ये है कि वहाँ पर उसको इतने ज़्यादा बल की ज़रूरत नहीं थी जितना उसने बल का प्रयोग किया, उसको उस जगह पे थोड़ा कम बल का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन उसने आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग कर लिया और इसी की वजह से आर डायर को, जो आर डायर है, इसको नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है, तो जो जनरल माइकल ओडायर है उसको तो बिल्कुल निर्दोष साबित कर दिया गया और आर डायर को मात्र नौकरी से निकाल दिया गया। तो जो भारतीयों को उम्मीद थी कि एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो उनकी ये उम्मीद के अनुसार निर्णय आता नहीं इस कमेटी का, जिससे जो जनाक्रोश है वो और ज़्यादा तीव्र हो जाएगा और फिर हम देखते हैं कि महात्मा गांधी और ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे, भारतीय आंदोलन से जो आंदोलन है और ज़्यादा व्यापक रूप से चालू हो जाएंगे। फिर उसी के बाद क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण आएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर कल की क्लास में हम आगे की जो घटनाएं हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।